हेलो दोस्तों, मेरी प्यारी सी मीठी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वीट एंजल पर प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 24। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। श्रेष्ठा वहाँ खड़ी दोनों की बातें सुन लेती है। उसे तो सुमन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह उसे 3-4 थप्पड़ मार दे, लेकिन वह सुमन को छोड़कर सौरभ के पास चली जाती है और सब कुछ बता देती है। जैसे ही सौरभ ये सुनता है, उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है। वह गुस्से से सुमन को खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। सुमन सौरभ को ही देख रही थी। सौरभ सुमन की बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुखसार को कुछ भी कहने की। सुमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ भाई मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। सौरभ सुमन पर पकड़ और ज्यादा कस लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अपनी ये भाभी बहन बनने का नाटक बंद करो, अपनी ये बहन बनने का नाटक बंद करो। सौरभ की बात सुनते ही सुमन मुस्कुराने लगती है। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूँ तो ये नाटक करने में मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है। तुम्हें भाई जो बोलना पड़ता है, तुम्हें मैं चाहती हूँ, लेकिन सभी मुझे बस तुम्हारी बहन समझकर मिलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए, वैसे सौरभ तुम्हें उस प्रेग्नेंट लड़की में क्या पसंद आया? मैं यहाँ तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम उस झूठी लड़की को दूसरी लड़की के साथ सोच चुकी है, उसे पीछे पड़ी हुई हो। आखिर क्या कमी है मुझमें जो तुमने मुझे ठुकरा दिया? सौरभ गुस्से से जोर से सुमन को धक्का देता है। सुमन सीधे फर्श पर गिर जाती है। सुमन हंसते हुए सौरभ को देखने लगती है। सुमन, तुम्हें मैं किसी और की तो बिल्कुल नहीं बनने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। अगर वो लड़की बीच में आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सुमन ये बोल ही रही थी कि सौरभ गुस्से से कहता है, उसे अगर एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनते ही सुमन हंसने लगती है। सौरभ को पता था कि ये लड़की सनकी है, इसीलिए उसे ज्यादा बहस ना करके कमरे से निकल जाता है और रुखसार के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। बहुत देर तक रुखसार दरवाजा नहीं खोलती तो सौरभ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ ही देर में रुखसार दरवाजा खोलती है। सौरभ उसे देखता है तो समझ जाता है रुखसार सुमन की बातों से बहुत ज्यादा हट हो गई थी और इसी वजह से वह रोई भी है। रोने की वजह से रुखसार की आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसकी आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए अपना चेहरा धो लिया था। सौरभ कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद करके सीधे रुखसार के गले लग गया। रुखसार को कुछ समझ नहीं आया तो वह पूछ लेती है, क्या हुआ सौरभ, आप ठीक हैं? सौरभ रुखसार को गले लगाए ही बोलता है, जब तक तुम साथ हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने की ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रुखसार सौरभ की पीठ पर हाथ रख लेती है। सौरभ रुखसार से अलग होकर उसे देखते हुए अपने हाथों उसके गाल पर रख देता है और बोलता है, रुखसार प्लीज मुझसे दूर मत जाना। रुखसार सौरभ की आंखों में देखती है जिसमें बस रुखसार को खोने का डर था। रुखसार क्योर होकर पूछती है, आपको किसने कुछ कहा या आपने कोई बात सुन ली? सौरभ ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि सुमन ने क्या कहा, उसे ये बात पता था। सौरभ ने जवाब में ना कर दिया, मुझे बस इतना जानना है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? रुखसार सौरभ की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी आंखों में बेचैनी और डर देखकर साफ पता चल रहा है कि आपको सब कुछ पता है, फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? सौरभ अब चुप हो जाता है। रुखसार सौरभ से अलग होकर बेड पर बैठ गई। सौरभ वहीं खड़ा रुखसार को देखने लगता है। रुखसार बहुत शांति से बोलती है, सौरभ आपकी बहन ने जो कहा बस सच ही तो है। आपने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, लेकिन मैंने। बोलते हुए रुखसार रुक सी जाती है। उसके आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। सच कहूँ तो आपकी बहन ने बिल्कुल सच कहा, मैं आपकी काबिल ही नहीं हूँ। सौरभ आप मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, मैं सच में आपकी काबिल नहीं हूँ। कहते हुए रुखसार के आंसू टपक टपक करके उसके हाथों पर गिरने लगते हैं। सौरभ रुखसार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रुखसार के हाथों को पकड़कर वह बोलता है, तुम मेरे लिए सही हो या गलत वो मैं डिसाइड करूंगा। कौन क्या कहता है तुम्हारे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुखसार अगर हम ऐसे ही दुनिया की बातें सुनते रहे तो कभी अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मुझे पता है तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम सिर्फ मेरी हो, ये कोख में पल रहा बच्चा सिर्फ मेरा है। तो फिर तुम क्यों दूसरों की बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हें इन सब से लड़ना होगा अपने लिए, मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए। सो प्लीज तुम खुद को ऐसे कमजोर मत बनाओ। कमजोर देखकर ही दुनिया हमेशा उस पर वार करने लगती है। रुखसार आंसू भरी आंखों से सौरभ को देखने लगती है तो सौरभ रुखसार की तरफ बढ़कर उसके माथे को चूमता है और फिर भारी भारी से उसकी आंखों को रुखसार आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों में झलक रहे आंसू गालों पर आ जाते हैं। सौरभ रुखसार के आंसू को पोंछते हुए कहता है, और एक बात, वो लड़की मेरी कोई बहन नहीं है, तो उसे बस दूर रहो। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है। रुखसार की हैरानी भरी नजरों को देखकर सौरभ कहता है, उसने मुझे 1 साल पहले प्रपोज किया था, मैंने उसे ठुकरा दिया, तब से पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है, बिल्कुल सन की लड़की है वो। हम दोनों को अलग करने के लिए तुमसे ये सब बोल दिया, पता नहीं उसे ये कब कैसे पता चल गया। रुखसार क्यूरोस होकर पूछती है, अच्छा तो फिर आपने उसे ठाकुर क्यों ठुकरा क्यों दिया? सौरभ घूर कर रुखसार को देखता है। वहीं रुखसार अभी क्यूरियोसिटी होकर सौरभ को देख रही थी। उसे ऐसा देख सौरभ उठकर जाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं उसी के पास चला जाता हूँ। रुखसार सौरभ का हाथ पकड़ लेती है और क्यूट सा फेस बना लेती है और कहती है, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन वो आपको भाई क्यों बुलाती है? सौरभ रुखसार को बेड पर लेटाते हुए कहता है, उसने उसके बारे में जानने की या सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करो, हमेशा बस हमारे बेबी की को रुलाती रहती हो, इसके सिवाय तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। रुखसार
सौरभ को घूर कर देखती है तो सौरभ रुखसार को देखकर कहता है, अब घूरना छोड़कर आंखें बंद करो, तुम्हारी वजह से बेबी को आराम तक नहीं मिलता, हर वक्त बस इधर से उधर होती रहती हो। रुखसार अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्जुन कार से निकलकर दौड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर आता है। चारों तरफ वहां देखने लगता है पर कहीं भी उसे प्रीत दिखाई नहीं देती। कुछ वक्त तक देखने के बाद फ्लाइट के लैंड होने की अनाउंसमेंट होती है तो लोगों की भीड़ के बीच अर्जुन बस नजरें घुमाने लगता है। तभी उसकी नजर प्रीत पर पड़ती है जो अंदर की तरफ जा रही थी। अर्जुन दौड़कर उसकी तरफ जाता है लेकिन वह प्रीत के पास पहुंच पाता उससे पहले ही शंकर राठौड़ उसके आगे खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अर्जुन की नजर अब भी प्रीत पर थी। वह शंकर राठौड़ की साइड से निकलने को होता है कि शंकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेता है। शंकर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो सारे बॉडीगार्ड घेर कर खड़े हो जाते हैं। वही प्रीत कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ती है। उसके साथ जा रही लड़की जिसे शंकर ने प्रीत के असिस्टेंट के तौर पर हायर किया था वह कहती है, मैम प्लीज जल्दी चलिए, ना ही नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्रीत कुछ देर तक घेरे हुए बॉडीगार्ड को देखती है फिर मुड़कर चली जाती है। इधर शंकर अर्जुन को देखकर कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन सपाट में जवाब देता है, मुझे प्रीत से मिलना है। शंकर राठौड़, प्रीत अब तुम्हें बुलाकर आगे बढ़ रही है, अब प्रीत तुमसे कभी नहीं मिलेगी, तो ये बिना मतलब की मुलाकात से तुम उसके पीछे खींचने की कोशिश मत करो। अर्जुन सारे बॉडीगार्ड को हटाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। अर्जुन शंकर राठौड़ को देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे बस एक आखिरी बार प्रीत से मिलने दीजिए। शंकर अर्जुन को मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तब तक फ्लाइट की लैंड हो जाती है। फ्लाइट लैंड होने की अनाउंसमेंट होते ही शंकर बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट से निकल जाता है। वही अर्जुन आशा भरी नजरों से सामने की ओर देख रहा था। अर्जुन प्रीत के आने का आशा तो कर रहा था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का आशा कोई काम नहीं आने वाला था। प्रीत अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। आखिर दूरी भी तो अर्जुन ने ही उसे किया था। तब तो उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी लेकिन जब आज प्रीत कुछ दूर चली गई तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके दिल में दर्द होने लगा था। काफी देर तक अर्जुन एकटक बस सामने देखता रहता है। इधर काव्या के कमरे में पहुंचते ही आदित्य उसे आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। काव्या काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। काव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर, क्या आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ ना बोलकर काव्या को लेकर एक जगह खड़ा हो गया और काव्या की आंखों के सामने से हाथ हटा दिया। काव्या सामने का नजारा देखकर खुशी के साथ साथ थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। सामने टेबल पर गुलाबों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। उसके साथ ही एक कैंडल स्टैंड था जिसमें 2 मोमबत्तियां जल रही थी। 2 रिंग के बॉक्स थी। आदित्य एक रिंग की बॉक्स उठाकर काव्या के सामने एक घुटनों के बल बैठ जाता है। काव्या बस आदित्य को देखने लगती है। आदित्य रिंग निकालकर काव्या के आगे करते हुए कहता है, वाइफी मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो चुका हूँ कि हर पल मेरी आंखों के सामने बस तुम्हारे रहने की ख्वाहिश रहती है। तो मैं कोई छुए भी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना अब कभी मैं सोच भी नहीं सकता। पहले तो मुझे ये सब समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से समझ आ गया है। आई एम डीपली एंड माइंडली लव विथ यू वाइफी, आई रियली लव यू। काव्या नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सो मिसेस काव्या आदित्य सिंघानिया, कैन यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए अपने एक हाथ को आगे कर देती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर डायमंड की रिंग उसके हाथ में पहना देता है और उसके हाथ को चूम लेता है। इतना करते ही आदित्य खड़ा होता है और दूसरी रिंग बॉक्स खोलकर काव्या को लेने का इशारा करता है तो काव्या जल्दी से रिंग उठाती है। आदित्य अपना हाथ आगे करता है तो काव्या उसे रिंग पहना देती है। इतना करते ही वह झट से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य ने आज काव्या के उन सपनों को पूरा किया था जो कभी काव्या शादी से पहले देखा करती थी। काव्या को हर पल इसी बात का दुख रहता था कि उसकी शादी नॉर्मल ही नहीं है, लेकिन अब आदित्य ने उसे इस शादी को काफी ज्यादा नॉर्मल बना दिया था। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए आवाज देता है, वाइफी। काव्या बस कहती है तो आदित्य कहता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य, जब हमारी शादी हुई थी तब ना तुम होश में थी और ना ही मैं ये चाहता था कि वह सब अनचाही रिश्ता बन गया था, लेकिन अब पूरे होश में बिना कोई मजबूरी के मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन सारी रस्मों को करना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हें मेरी बनने की गवाह देती हैं। काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है और धीरे से कहती है, बचपन से मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे एक ऐसा प्रिंस मिले जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी हर खुशियों को और दर्दों में भी मेरा साथ दे, पर आप वो प्रिंस नहीं है। कहते हुए काव्या रुक सी जाती है और आदित्य को देखकर कहती है, आप उससे भी बढ़कर हैं, मेरी चाहत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। किस्मत ने आपको मुझे सौंपा, इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा आपकी बनने के लिए तैयार हूँ। आदित्य काव्या को माथे को चूम लेता है। काव्या भी आदित्य के माथे को चूम लेती है। आदित्य काव्या के दोनों आंखों को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य की आंखों को चूम लेती है। आदित्य काव्या के दोनों गालों को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य के दोनों गालों को चूम लेती है। आदित्य काव्या की नाक को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य की नाक को चूम लेती है। आखिर में आदित्य काव्या के होठ को देखने लगता है। काव्या भी आदित्य के होठ को देखने लगती है। आदित्य समझकर झुककर काव्या को होठों के पास जाने लगता है। काव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वह आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या के होठों के पास आकर रुक जाता है। काफी देर तक वह वैसे ही रहता है। काव्या बस एकटक उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या के होठों से दूरी होकर फिर एक बार माथे को चूम लेता है। काव्या सवाल भरी नजरों से आदित्य को देखती है तो आदित्य काव्या की नजरों को समझकर कहता है, एक बार होठ मिल गए तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वैसे भी कल मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। काव्या चुप रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। आदित्य, जाओ चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। काव्या हाँ में सिर हिलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य कमरे में ही चेंज करता है। कुछ देर बाद काव्या नाइटी पहनकर बाहर आती है। आदित्य बेड पर बैठकर काव्या का ही इंतजार कर रहा था। काव्या को देखकर उसकी सांसें ही थम जाती हैं। काव्या चलकर
बेड के इधर साइड में आ जाती है। आदित्य काव्या के ऊपर से नजरें हटाकर लैंप बंद करके लेट जाता है और काव्या को पास बुलाता है। काव्या जल्दी से उससे लिपट जाती है। बहुत देर तक दोनों चुप रहते हैं। काव्या कुछ सोचते हुए आदित्य को देखती है जिसकी आंखें बंद थी। ये देखकर काव्या नजरें नीचे कर लेती है। आदित्य आंखें बंद किए ही कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? काव्या फिर से आदित्य को देखती है। काव्या कुछ देर तक सोचती है, फिर कहती है, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है। काव्या थोड़ा परेशान लग रही थी। आदित्य कहता है, बोलो। काव्या फिर एक बार कहती है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप मुझे ना ही डांटेंगे और ना ही गुस्सा करेंगे और ना ही नाराज होंगे। कहते हुए काव्या उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देखने लगती है। तो आई होप दोस्तों इस प्यारी सी स्टोरी के लिए आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जरूर जरूर सपोर्ट करना। आदित्य काव्या की उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहता है, पहले बोलो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हें डांटना है या गुस्सा करना है या नाराज होना है। आदित्य के ये बोलते ही काव्या उसके सीने में मुंह छिपा लेती है और कहती है, हमें नहीं बताना, फिर आप गुस्सा या नाराज हो गए तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। कुछ देर तक आदित्य चुप हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ना डांटूंगा, ना गुस्सा करूंगा और ना ही नाराज होऊंगा। अब बोलो क्या बात है? काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है जिसे एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। काव्या थोड़ी हिम्मत करके बोलती है, दादी के खिलाफ जाकर क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है जिसके एक्सप्रेशन शांत से बदलकर डार्क होने लगे। आदित्य को गुस्सा आने लगता है वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आप गुस्सा करेंगे, अब मुझ पर चिल्लाएंगे भी और नाराज भी हो जाएंगे, फिर बात भी नहीं करेंगे। कहते हुए काव्या सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य काव्या की हरकत देखकर दंग रह जाता है। ये लड़की सच में उसे पागल करके ही छोड़ने वाली है। खैर अब तो काव्या को रोता देख आदित्य का गुस्सा भी कहीं खो जाता है। उसका फेस अब नॉर्मल हो जाता है। आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर झटके से खींच लेता है जिसे काव्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। काव्या आदित्य के सीने से लगकर सिसकने लगती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ फेरते हुए शांति से कहता है, वाईपी स्टॉप क्राइंग। काव्या अब भी शांत नहीं होती तो आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अब रोना बंद करो। काव्या आंसू से भरी आंखों से आदित्य को देखती है। दोस्त अब शांत था। ये देखकर काव्या अपने आंसुओं को पोंछकर शांति से आदित्य के सीने में छुप जाती है। अब दोनों के बीच शांति छा जाती है। बहुत देर बाद आदित्य कहता है, तुम्हें ये शादी रोकनी चाहती हो? तुम ये शादी रोकना चाहती हो? काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। आदित्य फिर एक बार कहता है, क्योंकि प्रीत भाई से प्यार करती है और अनुराग सपना से प्यार करता है, तो तुम दोनों को एक करना चाहती हो। काव्या अब और ज्यादा हैरान हो जाती है। आदित्य के ये सब कहने का मतलब है कि आदित्य पहले से ही सारी बातें जानता था। काव्या क्यूरस होकर पूछती है, ये सब आपको कैसे पता? आदित्य आंखें बंद करके कहता है, सिंगानिया विला में क्या होता है, कौन क्या करता है, क्या सोचता है, सब मेरे अंडर है। सबकी इमोशन मेरे पास रहती है। जितना दादी को भी नहीं पता वो मुझे पता होता है। आदित्य आगे कहता है, भाई आज प्रीत से मिलने एयरपोर्ट गए हैं लेकिन उन्हें प्रीत नहीं मिली। वो अब यहाँ से जा चुकी है। भाई ने उसे रोकने की बहुत देर कर दी। उन्हें उनके अंदर प्रीत के लिए फीलिंग है लेकिन नकार रहे हैं। और अनुराग सपना को भूलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो कभी भाई से सपना को नहीं छीनने वाला, पर उसे ये नहीं पता कि सपना अनुराग के लिए फील करने लगी है। आदित्य जैसे जैसे बताते जा रहा था काव्या की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखकर कहता है, भाई भी प्यार में जब तक कठिनाइयां नहीं आती उसकी कीमत का पता नहीं चलता। तुम जैसी चाहती हो वो सब मिल जाए मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं दादी के खिलाफ जाकर ये सब बिल्कुल नहीं कर सकता। दादी ने मुझे भाई को प्रीत से दूर रखने के लिए कहा था तो मैं उन्हें कभी करीब लेकर नहीं आ सकता। काव्या तुरंत कहती है, क्या आपको पता है दुश्मनी की वजह क्या है? आदित्य जवाब में कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि राठौर परिवार की वजह से दादाजी की जान गई है या उन्हें ही दादाजी को मारा है, इसीलिए दादी कभी भी राठौर परिवार के रिश्ते नहीं रखेगी। काव्या बिल्कुल चुप होकर आदित्य को देखती है। अब तो पॉसिबल ही नहीं था कि काव्या प्रीत को यहाँ घर की बहू बनाकर लाए। काव्या को सोच में डूबा देखकर आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, भाई भी अगर तुम परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और जो भी करोगी याद रहे दादी को बिल्कुल भी भनक ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो तुमसे रिश्ता तोड़ दे, और अगर रिश्ता टूट गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए आदित्य बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। इसका मतलब अब ये था, अगर काव्या को प्रीत और अर्जुन को मिलवाना है तो उसे अपना रिश्ता दांव पर लगाना होगा। काव्या इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। कुछ देर बाद काव्या कहती है, अगर दादी से रिश्ता टूट गया तो क्या मुझे आपसे दूर जाना होगा? आदित्य बहुत देर तक काव्या को देखता है, फिर बहुत ज़्यादा सीरियस में कहता है, हो सकता है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा गंभीर हो जाता है। काव्या को भी पता था कि वो कभी भी आदित्य के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उसे अर्जुन और प्रीत के रिश्ते के साथ ही राठौड़ और सिंगानिया की दुश्मनी खत्म करनी थी। काव्या बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि आखिर उसे अपने रिश्ते को चुनना है या फिर दोनों फैमिली के बीच की दुश्मनी को खत्म करना है। आदित्य इन सब सोच के बाहर लाते हुए बहुत ज्यादा करीब करके बाहों में भरकर कहता है, कल सोच लेना, अब सो जाओ। काव्या आदित्य की बात मानकर सब कुछ भूलकर आदित्य की बाहों में आंखें बंद कर लेती है। इधर अर्जुन कमरे में सारे सामान को फेंकने लगता है। वह हर सामान को फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, क्यों मुझे प्रीत के जाने का पर फर्क पड़ रहा है, क्यों? कहते हुए अर्जुन टेबल को फेंक देता है। क्या हो गया है मुझे? मैं प्रीत से मिलने क्यों गया? और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो फिर क्यों मैं उसे अपने पास
देखना चाहता हूँ, कहते हुए थोड़ा रुक कर धीमे से खुद से सवाल करता है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर खुद से ही ख्यालों को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। कहते हुए अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान और उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह काव्या कमरे में जाकर देखती है तो आदित्य बालकनी में कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर काव्या जल्दी से कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और जल्दी जल्दी अपने हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी करने वाली होती है कि आदित्य कॉल पर बात करते हुए ही बालकनी के अंदर आता है। ओके कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है। वहीं काव्या ने जैसे ही आदित्य की आवाज सुनी तुरंत अपने हाथ पीछे करके खड़ी हो गई। इस पर आदित्य ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य कबर्ड में से कुछ फाइल्स निकालने लगा। भाई भी मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, कहकर आदित्य मुड़कर काव्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, काव्या बोली तो आदित्य उसके पास जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं लेकर जा सकता था तो जरूर ले जाता, लेकिन काव्या का तुरंत जवाब आता है, अगर मैं नहीं जा सकती तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइफी, मुझे जाना होगा। काव्या आदित्य को नाराजगी से देखने लगती है और जिद करते हुए कहती है, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। काव्या जिद पर अड़ जाती है तो आदित्य एकदम सर्द आवाज में कहता है, जिद करना बंद करो। काव्या आदित्य के चेहरे को देखकर थोड़ा पीछे होती है। आदित्य का ध्यान पर्स पर जाता है तो उसका चेहरा बिल्कुल ज्यादा सर्द हो जाता है। पर्स पर खून की बूंदें गिरी रहती हैं। अब जाकर आदित्य का ध्यान पूरी तरह से काव्या पर जाता है तो अपने हाथ को पीछे करके खड़ी थी। अपने हाथ को आगे करो, आदित्य की सर्द भारी आवाज आती है। काव्या नम आंखों से आदित्य को देखते हुए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहते हुए काव्या के आंसू गालों पर आ जाते हैं। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के हाथों को पकड़कर आगे करता है और काव्या का बायां हाथ कटा हुआ था और उसमें से खून की कुछ बूंदें गिर रही थी। आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर लेता है। कैसे हुआ ये, सर्द आवाज में आदित्य कहता है, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती। मैंने पूछा कैसे हुआ ये, इस बार आदित्य गुस्से में चिल्लाता है। काव्या डर से सहम जाती है। आदित्य काव्या के कंधे पकड़कर गुस्से में कहता है, भाई भी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। काव्या डरते हुए, वो मैं सब्जी काट रही थी तो लग गई। आदित्य फिर एक बार काव्या पर चिल्लाता है, किसने कहा था तुमसे ये सब करने के, सारे सर्वेंट मर गए हैं। काव्या अब रोने लगती है। काव्या को पहले ही पता था कि आदित्य ऐसा ही रिएक्ट करेगा, पर इतना ज्यादा चिल्लाएगा ये नहीं पता था। काव्या को रोता देखते ही आदित्य अपने हाथों को काव्या के कंधों से हटाता है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। काव्या रोते हुए ही आदित्य को देखती है। वैसे तो वह कल से ही आदित्य के गुस्से से बचने के लिए रोने की एक्टिंग कर रही थी। ये बात आदित्य को भी अच्छे से पता था, पर वो फिर भी ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। आदित्य काव्या को बेड पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दवाई कॉटन से अच्छे से खून साफ करता है और काव्या अब रो नहीं रही थी, बस आदित्य को देखने रही थी। आदित्य बहुत ज्यादा सीरियस था। आदित्य अपनी पट्टी बांधते लगता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल उठाकर वह स्पीकर पर डाल देता है। उधर से वीर की आवाज आती है, सर हमें दोपहर तक वहां पहुंचना होगा, सो अभी निकलना होगा। वीर के बोलते ही आदित्य पट्टी करते हुए कहता है, ओके 10 मिनट में निकलेंगे, सब कुछ रेडी है। वीर जवाब देता है, यस सर। कॉल कट होते ही काव्या झट से अपने हाथ को खींच लेती है। आदित्य घूरकर देखता है। काव्या उठकर खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। आदित्य उठकर काव्या के पीछे से पकड़कर अपने हाथ पेट पर रखता है और अपनी चिन काव्या के कंधे पर रखता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए नाराजगी से कहती है, छोड़िए मुझे, नाराज हो वाइफी, फिलहाल तो मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगा, अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मुझे नहीं सुना आपकी कोई भी बात, चाहिए यहाँ से। काव्या का इतना बोलते ही आदित्य काव्या को छोड़कर कहता है, ओके। बोलते हुए आदित्य फाइल्स उठाकर जाने लगता है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आदित्य काव्या के बोलने पर बिना मुड़े कहता है, मैं मना लूंगा वाइफी। चलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या दौड़कर आदित्य के पीछे चली जाती है। दोनों मिला के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही काव्या आदित्य के गले लग जाती है। जिद्दी, रूड, अकड़ू, गुस्सेल काव्या बोलती जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के माथे को चूम लेता है। वहीं वहां खड़े बॉडीगार्ड्स के साथ रोकी और माया शॉक्ड हो जाते हैं। पहली बार ऐसा था कि उसने आदित्य को मुस्कुराते हुए चेहरा देखा था। यही तो प्यार की ताकत है, जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला सकती है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपको इतना प्यार करता है कि आपका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है? तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। काव्या जब आदित्य से अलग होकर कहती है, मेरे मिस्टर हैंडसम, अब अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम खाना खाइएगा। जब भी मैं कॉल करूं तो रिसीव कीजिएगा, वरना मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी, फिर आप मुझे बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। आदित्य बस हाँ में सिर हिला देता है। आखिर वह कहता है, मैं जाऊं वाइफी? काव्या उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देखते हुए कहती है, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जाना कैंसिल हो जाए? आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना वाइफी, आज की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहते ही आदित्य काव्या के गालों को छूकर दूर होकर कार में बैठ जाता है। काव्या खड़ी होकर बस आदित्य को देखती रहती है। कुछ ही पल में आदित्य की कार मैन एंट्रेंस से बाहर निकल जाती है। काव्या उदास मन से विला के अंदर आती है। वहां पहुंचते हुए देखती है तो सारा परिवार कहीं जाने के लिए डिस्कस कर रहा था। अरुणी देवी कहती है, आप लोग अभी ही निकल जाइए, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। काव्या सबके पास जाकर कंफ्यूज होकर पूछती है, कहाँ निकलना है? अरुणी देवी काव्या को देखकर कहती है, केरल, आप सब घूमकर आइए, वैसे भी घर में रह रहकर बोरियत होती होगी। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में सब कोई अपनी बैग लेकर बाहर आते हैं। तसंज और सपना भी सिंगानिया विला आ चुके थे। धौरव आज ऑफिस नहीं गया था तो वह भी जाने वाला था। अर्जुन तो अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। सपना आज अनु को लेकर नहीं आई थी। वैसे तो सपना अनु के बिना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ पापा की जिद करने पर आ गई। मिला के बाहर सभी कार में बैठ जाते हैं। तसंज, रूहानी, ध्रुव और श्रेष्ठा, अर्जुन और सपना, सौरभ, रुखसार एक साथ अपनी अपनी कार में बैठे जाते हैं। वहीं एक कार में अनुराग, काव्या, रूहान और रूमानी बैठ जाते हैं। सभी कार अपनी स्पीड के साथ विला से एक करके बाहर निकल जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आपने स्टोरी एंजॉय की होगी और अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टोरी बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा इस पर कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं
बिल्कुल डिमोटिवेट हो रही हूँ आजकल और भी ज़्यादा हो जाऊँगी। बहुत निराशा के साथ मैं स्टोरी बना रही हूँ आजकल। बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि ना ही आप लोगों के कमेंट आते हैं, ना ही कोई लोग सब्सक्राइब कर रहा है। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। लंबे सफ़र में लंबे सफ़र की वजह से पहले दिन सब कोई थकान से कमरे में ही आराम कर रहे थे। केरल में ही सिंगानिया के नाम पर पूरा हाल बुक हो चुका था। दूसरे दिन सब कोई घूमने निकलते हैं। केरल की हरियाली और सुंदरता हर किसी को बहुत ज़्यादा भा जाती है। श्रेष्ठा हर तरफ देखती है। ध्रुव मैं कब से यहाँ आना चाहती थी लेकिन कभी आ ही नहीं सकी, कहते हुए ध्रुव को देखती है जो एकटक नाव में बैठी लड़कियों की तरफ देख रहा था। श्रेष्ठा यह देखकर ध्रुव के आगे खड़े होकर घूरकर देखती है। ध्रुव का ध्यान श्रेष्ठा पर जाता है। कोई पसंद आई या नहीं, श्रेष्ठा अपने दोनों हाथ बांधे बोली तो ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वह ऐसे कंफ्यूज में ही बोला, कौन? श्रेष्ठा घूरकर देखती रहती है। वहीं ध्रुव कंफ्यूज फेस लेकर श्रेष्ठा को ही देख रहा था। तभी दोनों को हंसने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो काव्या दोनों को देखकर हंस रही थी। ध्रुव और श्रेष्ठा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। काव्या हंसते हुए उसके पास आकर बोलती है, मिस्टर हीरो, जब हीरोइन पास हो तो नजरें कहीं और मत रखिए वरना हीरोइन नाराज हो जाएगी। ध्रुव श्रेष्ठा को देखने लगता है। कुछ देर तक तो वो सोचता रहा लेकिन जब उसे याद आया तो वह झट से श्रेष्ठा की तरफ देखने लगता है जो अब उसे गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। यह देखकर ध्रुव ने सिर पीट लिया। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अब जाइए, नाराज हो गई, मनाइए उसे। ध्रुव श्रेष्ठा को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए काव्या से बोला, वैसे काव्या, आदित्य कहाँ? वो कहीं गया है? ध्रुव का सवाल सुनते ही काव्या का मुंह बन गया। वह पूरा सा मुंह बनाकर बोली, दुबई गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है। उन्हें तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इस पर ध्रुव खुद के बाल पर हाथ रखकर स्टाइल करते हुए बोला, इसीलिए कहा करता था मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। अब कम से कम ऐसे अकेले तो घूमना नहीं पड़ता। तुम्हारा लुक ही खराब है, तुम्हारा लक ही खराब है। काव्या घूरते हुए ध्रुव को देखती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अब देखने से क्या फायदा, जब मौका मिला था तब तो नहीं देखा। ध्रुव इतना बोला ही था कि श्रेष्ठा आकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? श्रेष्ठा का सवाल सुनते ही ध्रुव हड़बड़ा सा जाता है। काव्या श्रेष्ठा को भड़काते हुए बोलती है, इन्होंने कहा कि केरल की खूबसूरती के साथ इन्हें लड़कियां भी पसंद आ गई। श्रेष्ठा काव्या से नजर हटाकर ध्रुव को गुस्से से देखने लगती है। वहीं काव्या ध्रुव को देखकर आइस फिलिंग करती है जैसे कह रही हो, अब आएगा मजा। ध्रुव एक नजर श्रेष्ठा को देखा तो गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। ध्रुव बोला, वाइफ ही, काव्या मुझे फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। काव्या मासूम बनकर बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या हमारी कोई दुश्मनी है? श्रेष्ठा ध्रुव को देखते हुए बोलती है, मैं क्या बेवकूफ हूँ? काव्या चुपचाप वहां से खिसक जाती है। वहीं ध्रुव बेचारा सिर झुकाए श्रेष्ठा की डांट सुनने लगता है। अर्जुन सभी से दूर अकेले शांत खड़ा था। उसे तो बस प्रीत की याद सता रही थी। सपना हमेशा से अर्जुन को नोटिस करती आई है कि अर्जुन उसकी तरफ देखता तक नहीं। सपना अपनी एंगेजमेंट रिंग को देख कर छूती है, फिर अर्जुन की तरफ देखने लगती है। वहीं दूर खड़ा अनुराग सपना को नोटिस कर रहा था। सपना अब अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे आने पर भी अर्जुन कोई रिएक्ट नहीं करता। सपना सामने देखते हुए बोलती है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? अर्जुन सपना को देखा और ज्यादा इंस्टेंट ना दिखता हुआ बोला, नहीं, जब ज्यादा खास बात नहीं है। ये बोलते ही अर्जुन वहां से चला गया। सपना को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि यहाँ वो सिर्फ अर्जुन की वजह से आई थी और अर्जुन को तो जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। सपना लगातार अर्जुन को देखती रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं कि अगर अर्जुन ऐसे ही बिहेव करता रहा तो फिर उसकी सुहागन जिंदगी कैसे चलेगी? उसका तो अर्जुन का पति के रूप में रिश्ता जुड़ने वाला है, तो कभी इसी रिश्ते को निभाएगी? वहीं अनुराग को देखकर रूहान बोला, मुझे लगता है आपको सपना को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन भाई को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें ना सपना में इंटरेस्ट है और ना ही उसके साथ रिश्ते बनाने में। परसों भी वो एंगेजमेंट करने के बाद गायब हो गई। अनुराग शांत से बस सपना को देखता रहता है। वैसे तो उसे भी ये नोटिस किया था कि अर्जुन सपना को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। वहीं रुमानी अकेली सब कोई से दूर खड़ी होकर केरल की खूबसूरती को देख रही थी। तभी कुछ लड़के आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। रुमानी ये देखकर वहां से जाने लगती है कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। रुमानी हैरान होकर उसे देखने लगती है। वह लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोलता है, अकेले ऐसे कब तक घूमूंगी, हमें ज्वाइन कर लो, सच बता रहे हैं, खुश हो जाओगी। रुमानी गुस्से से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, छोड़ो मुझे, बुलाते हुए पूरी ताकत लगाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा लड़का भी रुमानी को पकड़ लेता है तो रुमानी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने आसपास कोई नहीं, वह बिल्कुल अकेली थी। वह लड़के रुमानी को खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं। तभी उसमें से एक नीचे गिरकर दर्द में चिल्लाता है और उठता है। सभी सामने देखते हैं जहाँ एक लड़का ब्लैक कलर के बिजनेस सूट पे खड़ा था। उसकी आंखें काले रंग की सैड चढ़े हुए थे। उसे देखते ही सब रुमानी को छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं रुमानी सबको देखती है, फिर बिना उस लड़के पर ध्यान दिए जाने लगती है। वह लड़का रुमानी के पीछे आने लगता है। आई ओ भाई की साली, ओ भाई की साली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। उस लड़के के बोलने पर रुमानी थोड़ा रुककर बोलती है, थैंक यू तब बोलना चाहिए था जब वो थैंक यू बोलने के लायक हो, और तुम उस लायक नहीं हो। देखिए देवर, रुमानी वहां से जाने लगती है तो वह लड़का खुद से बोला, घमंड तो देखो लड़की का, एक तो डर के कांप रही थी और मुझसे झगड़ा करके बोली। रुमानी चलते चलते रुक जाती है। सामने से तसंज और रूहानी आ रहे थे। रुमानी के पीछे देख रूहानी बोली, वंश तुम यहाँ? तसंज का छोटा भाई वंश ठाकुर
वंशज रूहानी के पास आकर बोला, हाँ भाभी, मेरी यहाँ मीटिंग थी और मुझे भाई ने बताया कि आप सब यहाँ हैं तो मैं मिलने आ गया। रूमानी तीनों को नजरअंदाज करके चली जाती है। तसंज रूमानी को ऐसे जाता देख वंश को बोला, क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ? वंश चिढ़ते हुए बोला, भाई आपको अच्छे से पता है आपकी साली कितनी घमंडी है, नकचड़ी है, फिर वो ऐसे सवाल कर रहे हो। तसंज ये सुनकर धीरे से बोला, दोनों बहनें एक समान है। रूहानी घूरकर तसंज को देखती है तो तसंज घबरा सा जाता है। वंश आगे देखता है और बोला, मैं रूहान और अनुराग से मिलने जाता हूँ। रूहानी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। वंश वहां से चला जाता है तो रूहानी तसंज को घूर कर बोलती है, क्या कह रहे थे? तसंज मन ही मन बोलता है, तंज अब तो तू गया, क्या जरूरत थी रूह के सामने बोलने की? रूहानी पूरी तरह से तसंज को घूर रही थी, वही तसंज खुद को बचाने की तरीके खोज रहा था। तसंज रूहानी को देखकर बोला, रूह मुझे लगता है हमें खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहिए, ऐसे हर एक जगह पर खड़े होकर नहीं रहना चाहिए। रूहानी अब भी वैसे ही तसंज को घूर रही थी। तसंज समझ गया आज तो वह नहीं बचने वाला। वंश रूहान और अनुराग के पास जाता है। दोनों उसको पीट करके खड़े हुए थे। वंश सीधे जाकर दोनों को धक्का दे देता है। दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे तो सीधे पानी में गिर जाते हैं। वहीं वंश ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। रूहान और अनुराग पानी में अपना सिर निकालकर उसे देखते हैं। वंश बहुत देर तक हंसते हुए दोनों को देखता है। वहीं दोनों से घूरकर देख रहे थे। वंश अपना हाथ बढ़ाकर बोलने लगता है, क्या यार रूहान, आजकल तो तू कुछ ज्यादा ही लापरवाह होते जा रहा है। इस पर अनुराग चिढ़ते हुए बोलता है, तुम दोनों के बीच मुझे क्यों पानी में ढकेला? रूहान आगे बढ़कर वंश का हाथ पकड़ लेता है। एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जिसे वंश देख लेता है। वंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही रूहान उसे खींचकर पानी में गिरा लेता है। अनुराग हंसते हुए बोलता है, वेल डन रूहान। वंश पानी में सिर निकालकर रूहान को घूरने लगता है। रूहान उसके अंदर में मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या यार वंश, तो मुझसे ज्यादा लापरवाह होता जा रहा है। रूहान के ये कहते ही वंश झटके से रूहान के गले लगता है। अनुराग दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। वंश गले लगते हुए बोलता है, आई रियली मिस यू यार। अनुराग पानी से निकलकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है। वह पूरी तरह से भीग चुका था। कुछ देर में रूहान और वंश भी बाहर आते हैं। ध्रुव उठक बैठक करते हुए श्रेष्ठा को देखकर बोलता है, बेबी मैं सच कह रहा हूँ, काव्या ने मुझे फंसाया है। मैंने आदित्य की बुराई की तो उसने मुझे ऐसा फंसा दिया। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रेष्ठा ध्रुव की बातों को नजरअंदाज करके आइसक्रीम खाने लगती है। वह आसपास घूम रहे लोग बस ध्रुव को उठक बैठक करते हुए देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे तो कोई बात कर रहे थे। बहुत देर बाद श्रेष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव राहत की सांस लेते हुए श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव की गर्दन पर हाथ लपेटकर बोलती है, असली पनिशमेंट तो मैं तुम्हें कमरे में जाकर दूंगी। बड़े केरल की लड़कियां पसंद आ रही है ना तुम्हें? ध्रुव का तो अब बेचारा सा मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ रुखसार रोने जैसी सूरत बनाकर सौरभ को देखकर बोलती है, सौरभ प्लीज मुझे वो खाना है। सौरभ रुखसार की बातों को नजरअंदाज करते हुए जूस देते हुए बोलता है, इसे पियो। रुखसार जूस को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। वह मुंह फेरकर बैठकर बोलती है, मुझे नहीं पीना, यह बकवासा जूस वो खाना है। बोलते हुए रुखसार एक तरफ इशारा करती है। सौरभ ने एक नजर उस तरफ देखा, फिर रुखसार को देखकर बोला, वो तुम्हारे लिए हल्दी नहीं है। रुखसार ने नाराजगी से मुंह फेर लिया। यह देखकर सौरभ बोला, बस आखिरी बार, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी अनहेल्दी खाने नहीं दूंगा। रुखसार ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। सौरभ जाकर डिश लेकर आता है तो रुखसार मजे से खाने लगती है। वहीं सौरभ उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। काव्या बहुत देर से आदित्य को कॉल पर बात कर रही थी। काव्या बात कर ही रही थी कि एकदम से बोलती है, मैं आपसे नाराज हूँ। आदित्य जवाब में बोलता है, मैं मना लूंगा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। काव्या फिर एक बार बोलती है। आदित्य का जवाब आता है, मैं ज्यादा कोशिश करते हुए मना लूंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूंगा। आदित्य के ये कहते ही काव्या की गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप हो जाते हैं। काव्या धीरे से बोलती है, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू मिस्टर हस्बैंड। इस पर आदित्य बस में जवाब देता है। आदित्य का रूखा जवाब सुन काव्या चिढ़ते हुए बोलती है, सिर्फ से काम नहीं चलेगा, आप भी मुझे बोलिए। क्या बोलूं? आदित्य के बोलने पर काव्या और ज्यादा चिढ़ जाती है। वह चिढ़ते हुए बोलती है, जो मैंने कहा आप भी कहिए। आदित्य नासमझ दिखाते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? काव्या गुस्से में फोन को घूरने लगती है। वह नाराजगी से बोलती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आदित्य नॉर्मल बोलता है, ओके, जैसे तुम बोली बाय वाई भी, जैसे तुम बोलो बाय वाई भी। बोलते ही आदित्य कॉल कट करता है। वहीं काव्या फोन की स्क्रीन को देखती रह जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों स्टोरी को लाइक जरूर करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। पूरा दिन घूमने के बाद रात को डिनर के बाद सब होटल जाते हैं। काव्या का पूरा मूड ही खराब था। आदित्य के कॉल कट करने के बाद उसे फिर कॉल करने की कोशिश की लेकिन आदित्य ने कॉल रिसीव नहीं किया। काव्या दुखी मन से होटल रूम के बालकनी पर खड़ी हो गई। वह लगातार फोन को देखने लगी। काव्या शांत से आंखें बंद कर लेती है। सपना होटल के बाहर गार्डन में अकेली बैठी थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके किसी के होने का एहसास होता है। सपना थोड़ा सिर घुमाकर देखती है तो अनुराग उसके पास आकर बैठा हुआ था। कुछ देर तक वह अनुराग को देखती रही, फिर उस नजरें सामने की ओर कर देती है। अनुराग बहुत ज्यादा सीरियस था, वह भी सामने की ओर ही देख रहा था। दोनों के बीच शांति होती है। अचानक ही अनुराग बोला, तुमने कभी क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा नहीं हो? सपना हैरान सा रह गई, पर कुछ पल बाद सपना ने जवाब दिया, आपने कभी पूछा नहीं? बोलते ही सपना अनुराग को देखने लगी। अनुराग भी सपना को देखने लगा। नजरें मिलते ही दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन कुछ वक्त बाद अनुराग सपना से नजरें हटाकर सामने देखने लगा। सपना कुछ देर तक अनुराग को देखती रही, फिर उसने भी नजरें उससे हटाकर सामने कर दी। एक बार फिर से दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छा गई। अनुराग अपनी जगह से उठकर जाने लगा। तभी सपना बोली, क्या आपको पता है अर्जुन कहाँ है? अनुराग के रुक जाते ही वह बिना पीछे मुड़े बोला, मैंने भाई को टेरिस पर जाते हुए देखा था। इतना बोलते ही अनुराग वहां से चला गया और सपना उसे देखती रही, फिर वह भी अंदर चली गई। रूहान बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ा था और वंश चेयर पर बैठा हुआ
वंश बहुत ही सीरियस में बोला, रोहन मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, रेहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया था। ये सुनते ही रोहन की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। वंश उठकर रोहन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। रोहन किसने किया ये सब? वंश जवाब में बोला, पाकी की दादी ने। उन्हें पाकी को मरते हुए देखा था और पाकी के पीछे रिहान को देख उसने ही उसी वक्त रिहान को कार से टक्कर मार दी, लेकिन अब वो तुझे मारना चाहती है। रोहन बिना भाव की वंश पलटकर देखने लगा। वंश को पलटकर देखने लगा। रोहन को बिना भाव के देख वंश बोला, देख यार, मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्त में से एक को खो दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं खो सकता। वंश के चेहरे पर डर देखकर रोहन उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं रिहान का बदला लेकर रहूंगा। उसने मुझे टारगेट करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। वंश झटके से रोहन से अलग होता है। रोहन की आंखों में बदले की भाव साफ दिख रहे थे। रोहन को ऐसा देख वंश बोला, यार प्लीज, तू क्यों खुद को जान खतरे में डाल रहा है? भूल जाना उस बात को। रोहन गुस्से में चीखते हुए बोला, भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? रिहान और तू दोनों ही मेरी जान थे, पर उस लड़की की वजह से रिहान मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, और तू कह रहा है कि मैं उसे भूल जाऊं, रिहान को भूल जाऊं? वंश भी एकदम तेज आवाज में बोला, हाँ तो तू क्या चाहता है? रिहान की तरह मैं तुझे भी खो दूं? रोहन, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, क्या है, कहाँ है। कहते हुए रोहन पीट करके खड़ा हो गया। वंश उसे देखकर बोला, ठीक है, तो फिर मैं भी इस बदले में तेरा साथ दूंगा। रोहन सख्त लहजे में, तुम कुछ नहीं करोगे? क्यों? दोस्त सिर्फ तू ही था, भूल मत। रोहन, जितना तेरा दोस्त था उतना ही मेरा भी था, और वो मेरे लिए भी बहुत सच्चा था। जैसे तू मुझे नहीं खोना चाहता, वैसे मैं भी तुझे नहीं खोना चाहता। बोलते हुए वंश वहां से चला गया। रोहन ने उसे जाते हुए आंख बंद कर ली। टेरिस पर सपना जाकर देखती है तो अर्जुन अकेला शांत खड़ा हुआ था। सपना सीधे उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने एक बार सपना को देखा, फिर शांति से सामने देखने लगा। सपना सामने देखकर बोली, अगर आपको हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं। अर्जुन सपना को देखने लगा। सपना अर्जुन को की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, आपको याद हो तो होगा मैंने आपसे रिश्ता जोड़ने से पहले क्या कहा था? मैं अनु को एक अच्छे पापा देना चाहती हूँ। उसे मैंने हर पल पापा के लिए तड़पते हुए देखा है। अगर हमारा रिश्ता सही नहीं रहा तो फिर। बोलते हुए सपना रुककर नजरें झुका लेती है। अर्जुन सपना को ऐसे देखे उसकी चीन को पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। सपना सीधे अर्जुन की आंखों में देखने लगती है। अर्जुन सपना की आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें भी ये याद होगा कि मैंने उसी वक्त क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा पति के साथ साथ अनु का अच्छा पापा भी बनूंगा। सपना बस अर्जुन को देखती रही। अर्जुन सपना की चीन को छोड़कर उसे गले लगा लेता है। गले लगाए वह मन ही मन बोलता है, आई एम सॉरी सपना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। वह सपना बस शांत सा खड़ी रहती है। दूसरे दिन सभी मंदिरों में घूमने जाते हैं। अर्जुन सपना का हाथ पकड़े चलने लगता है। सभी अपने पार्टनर के साथ बातें करते हुए घूम रहे थे। काव्या तो आदित्य के कॉल रिसीव न करने से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कल रात से आदित्य से बात ही नहीं की थी। इस वजह से वह नाराजगी के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रही थी। वहीं अर्जुन और सपना को करीब देखकर अनुराग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वह फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लिए बात कर रहा था। रोहन, वंश और अनुराग एक साथ थे। रुमानी अकेली उसके आगे ही थी। तभी उसे देखकर वंश बोला, यार आजकल की लड़कियां भी ना अकेली घूमती रहती हैं, और जब कोई उन्हें पकड़ ले तो चिल्लाती रहती हैं। ये नहीं कि पहले ही खुद को सेव करने के लिए किसी के साथ घूमे। रुमानी रुककर पीछे मुड़कर वंश को घूर कर देखती है। उसे ऐसा घूर कर देख वंश बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ। रुमानी चिढ़ते हुए बोली, तो तुम्हें मैं क्या लगती हूँ? रोहन और अनुराग अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों झगड़े करने में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए दोनों वहां से साइड हो जाते हैं। वंश हंसते हुए कहता है, तुम और लड़की, नो नाइस जोक। रुमानी बुरी तरह से उसे घूरने लगती है। वंश आसपास देखते हुए तो अनुराग और रोहन वहां से भाग चुके थे। वंश एक नजर रुमानी को देखता है और फिर दौड़कर अनुराग और रोहन के पास जाता है। वह वहां पहुंचते ही हाँफने लगता है। काव्या जो वहीं आ रही थी वह पानी वंश को देती है। वंश पानी को लेकर पीता है। फिर जब देने की बारी आती है तो वह असमंजस में काव्या को देखने लगता है। रोहन वंश का चेहरा देखकर समझ जाता है कि काव्या को वंश नहीं पहचानता, इसीलिए रोहन काव्या को देखते हुए बोलता है, वंश ये मेरी भाभी। वंश रोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो यही वह है जिसकी तू फोन पर हमेशा तारीफ करते नहीं थकता। काव्या रोहन को देखने लगती है तो रोहन मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारी भाभी है ही तारीफ के काबिल। इस पर काव्या मुस्कुरा देती है। वहीं वंश अपना हाथ बढ़ाकर काव्या से, हाय भाभी, मैं तंस भाई का छोटा भाई वंश ठाकुर और रोहन का सबसे अच्छा दोस्त। काव्या मुस्कुराते हुए वंश के से हाथ मिलाती है। ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है और रात में अंधेरे की दस्तक होती है। काव्या बार बार आदित्य को कॉल किए जा रही थी, लेकिन आदित्य आज एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता। काव्या गुस्से में फोन को फेंक देती है। वह बेड पर पेट के बल लेट जाती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। काव्या आवाज को नजरअंदाज करके वैसे ही रहती है, पर बार बार नॉक होने से काव्या परेशान होकर उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने एक वेटर सिर झुकाए खड़ा था। काव्या के दरवाजा खोलते ही वह बोलता है, मैम आपको रूम नंबर 507 में बुलाया गया है। काव्या हमें सिर हिलाती है और मुझे मन से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वह कमरे के बाहर खड़ी होती है। काव्या कमरे की दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। कमरा पूरा अंधेरा था, बस हर तरफ मोमबत्ती जल्दी हुई थी। उसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां हर तरफ बिखरी हुई थी, या यूं कहें कि हर तरफ गुलाब और मोमबत्ती से सजाया गया था। कमरा बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। काव्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अचानक से बाहर से दरवाजा बंद हो जाता है। काव्या पीछे मुड़कर देखने लगती है। तभी गिटार की आवाज उसके कानों में आती है। अंधेरे से निकलकर आदित्य गिटार बजाते हुए आता है। काव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य की फोन ना उठाने वाली बात याद आती है, वह आदित्य से नाराज होकर मुंह फेर लेती है। आदित्य गिटार बजाते हुए रूठी काव्या को देखकर गाने लगता है, मेरी राहें तेरे तक तुझ पे ही तो मेरे मेरी राहें तेरे तक तुझ पे ही तो मेरा हक, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरा पीछे आऊंगा, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लूंगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊंगा,
मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आदित्य एकटक बस काव्या को देख रहा था और काव्या नाराज होकर अब भी मुंह फेरे खड़ी थी। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आदित्य काव्या के पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए गाना गाना गाते लगता है। काव्या अब भी आदित्य से नजरअंदाज करके नजरें फेर लेती है तो आदित्य गिटार को एक हाथ से पकड़कर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है। गाना गाते हुए आदित्य रुक जाता है और गिटार को नीचे रखकर काव्या के पीछे से हक कर लेता है। काव्या आदित्य की छूटने की कोशिश करने लगती है। आदित्य काव्या के पेट से होकर कमर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। काव्या खुद को छुड़ाते हुए नाराजगी से कहती है, नहीं चाहिए आपका सॉरी, छोड़िए मुझे। अब क्या क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही है वाइफी, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। कहते हुए आदित्य काव्या को अपनी ओर पलटकर देखने लगता है, जो अब प्यार से आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या को गोद में उठाता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या को बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट को बटन खोलने लगता है। आगे क्या होगा ये सोचकर ही काव्या शर्म से करवट बदल आदित्य की तरफ पीट कर लेती है। आदित्य अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और काव्या के पास लेटकर झटके से अपनी ओर पलट लेता है। काव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती है। आदित्य बिना वक्त गवाए काव्या के होठों को चूमने लगता है। होठों को चूमते ही आदित्य काव्या के साड़ी को निकालकर नीचे फेंक देता है। होठों से होते हुए अब वह गर्दन से होकर सीने को चूमने लगता है। काव्या भी आदित्य के सीने को चूम रही थी और उसके हाथ आदित्य के बालों में चल रहे थे। गर्दन से होते हुए आदित्य काव्या के पेट पर चूमने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या के सिर में सिरन सी दौड़ जाती है। कुछ ही वक्त में आदित्य काव्या के सारे कपड़े पर्स पर फेंक देता है। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आदित्य काव्या के ऊपर आकर अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है, जिससे काव्या को छुपने की जगह मिल जाती है। रोमांटिक माहौल में दोनों एक दूसरे की बाहों में भरकर सो जाते हैं। बहुत देर तक चूमने के बाद आदित्य काव्या को देखते हुए ही उसके अंदर एंटर हो जाता है। काव्या की मदहोशी और थोड़ी दर्द भरी आह निकल जाती है। आदित्य सोफली काव्या को प्यार करने लगता है, जिससे काव्या आहें भरते हुए आदित्य को उत्तेजित करने लगती है। आदित्य की सांसें काव्या के चेहरे पर टकरा रही थी। आदित्य की सांसें बहुत तेज चल रही थी। आज आदित्य काव्या के साथ बहुत ही सॉफ्टली वेव कर रहा था, जिससे काव्या को बहुत अच्छा फील हो रहा था। काव्या आज आदित्य के प्यार में खुद को पूरी तरह से खो देना चाहती थी। पिघली हुई मोमबत्तियां पूरी तरह से पिघल चुकी थी। जलती हुई मोमबत्तियां पूरी तरह से पिघल कर खत्म हो चुकी थी और पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों की सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। इसी के साथ ही कमरे में काव्या की मदहोशी भरी आहें और सिसकियां सुनाई देती रहती हैं। दोनों के मिलन की गवाह फर्श पर पड़े हुए कपड़े दे रहे थे। बेड पर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी नीचे गिरकर अपनी जगह ले लेती है। चादर भी अब खिसकते हुए आदित्य के कमर पर आ जाता है। दोनों की प्यार का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहता है। प्यार की चरम सीमा पर पहुंच आदित्य रुक जाता है और काव्या भी अपनी सांसों को संभालते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के साथ जुड़े हुए शरीर से खुद को अलग करता है और बेड पर लेट जाता है। आदित्य काव्या को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना वाइफी, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूंगा। काव्या की तो शर्म से नजरें ही झुक जाती हैं। काव्या आदित्य के सीने में छुपकर कहती है, लेकिन मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। आदित्य फिर एक बार काव्या के ऊपर आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम कहो तो तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। काव्या पल की झुकाएं शर्माते हुए कहती है, हम भी यही चाहते हैं कि एक बार आप फिर से कोशिश करें। आदित्य तो काव्या की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसका भी काव्या को प्यार करते हुए मन नहीं भरा था, इसीलिए दोनों फिर एक बार एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करना। इस कहानी को आप अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें और मुझे सपोर्ट कर सकें। प्लीज़ दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं इस स्टोरी को रिकॉर्ड करती हूँ और व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मैं सोच रही हूँ ये यूट्यूब छोड़कर मैं अपने परिवार पर ध्यान दूँ, क्योंकि इस पर मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत दिन हो गए मुझे, बहुत दिन क्या, बहुत साल, करीबन 3-4 साल बीत गए हैं, अभी तक मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये स्टोरी बनाना बंद कर दूँ और अपने परिवार पर ध्यान दूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं डेली स्टोरी बनाऊँ तो प्लीज़ डेली स्टोरी को लाइक किया करें और कमेंट करिया करें। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं ज़रूर स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इस स्टोरी को बंद करने वाली हूँ। स्टोरी को क्या, मैं यूट्यूब ही छोड़ने वाली हूँ। धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं कल मैं स्टोरी बना पाऊंगी या नहीं। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कमेंट किया और वीडियो को लाइक किया और अच्छा सा प्यार दिया तो ज़रूर मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टोरी बनाऊं, कंटिन्यू रखूं। आई होप अब कल का दिन ही तय करेगा कि क्या होगा।